हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं समुद्रगुप्त और उनकी उपलब्धियों के बारे में। आज का हमारा टॉपिक समुद्रगुप्त होने वाले हैं और समुद्रगुप्त के बारे में आज हम जानेंगे, उनकी उपलब्धियों के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि कैसे आप सबको आपके एग्ज़ाम में आपका पेपर में या आंसर लिखना है। ठीक है, उससे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आपने मेरे पिछले वीडियो में किए हैं, तो उसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। एंड इसी तरह आप प्यारे प्यारे कमेंट करते रहे ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। आपकी कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और ये लगता है कि हाँ, आपके लिए मैं कुछ कर पा रहा हूँ और आप सबको हेल्प मिल रही है। धन्यवाद उसके लिए। तो चलिए आज का हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हमारा टॉपिक है समुद्रगुप्त और उनकी उपलब्धियाँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो को। तो दोस्तों, जिन्होंने भी मेरा पिछले वीडियो देखा है उन सभी को पता होगा कि मैं कैसा आंसर लिखता हूँ या फिर क्या तरीका होता है मेरा। और मैंने आप सभी को बताया कि कैसे आप सबको आंसर लिखना है आपके हिस्ट्री का ग्रेजुएशन में। तो ग्रेजुएशन में ऐसा हाल होता है कि आप सभी का क्वेश्चन का जो आंसर है थोड़ा सा लॉन्ग लिखना होता है। थोड़ा सा क्या, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लिखना होता है। मतलब कि आप सभी का एक क्वेश्चन होता है 15 मार्क्स का, तो 15 मार्क्स में आप सबको 6 से 7 पेज लिखने होते हैं। ठीक है, तो 6 से 7 पेज लिखने के लिए आप सभी को स्टोरी पता होना चाहिए। जो चीज़ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो चीज़ आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए। तो रट्टा मार के आप 6 से 7 पेज रट्टा नहीं मार सकते हैं। इस वजह से आप सबको क्वेश्चन को समझना पड़ता है और जो स्टोरी उसमें पूछा गया, स्टोरी आप अगर समझ लेते हैं तो आप स्टोरी आपको पता चल गया तो आप उस स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा लिख सकते हैं। आप खुद से बना के कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप सबको लिखने के लिए स्टोरी पता होना चाहिए। तो मेरा बताने का तरीका यही होता है कि मैं आप सभी को स्टोरी बताता हूँ, उसके पीछे का जो मोटिव है कि क्या क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, उसमें क्या बता सकते हैं। क्या स्टोरी की तरह से मैं आपको एक स्टोरी टेलिंग कर देता हूँ ताकि आप सबको हेल्प मिलता है। मेरा नोट्स नहीं भी देखेंगे, बस स्टोरी सुनेंगे तो आप सब अपना आंसर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं आप सबका टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करूँगा और सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो आज का हमारा मुद्दा है समुद्रगुप्त और उनकी उपलब्धियाँ। तो मेरा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो मैंने आप सबको पहले भी बताया है कि क्वेश्चन में सबसे पहले आप सबको टॉपिक ढूंढना है। टॉपिक इसमें क्या है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त सबसे बड़ा टॉपिक यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ, लेकिन हमें अभी देखना है समुद्रगुप्त को। तो सबसे पहले समुद्रगुप्त को एक टॉपिक बनाएंगे और उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो भाई समुद्रगुप्त गुप्त वंश का तीसरा राजा था। ठीक है, गुप्त वंश का पहला राजा कौन था? श्रीगुप्त, आप सभी को पता है। तो समुद्रगुप्त गुप्त वंश का तीसरा राजा था और चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र था। मतलब चंद्रगुप्त उसका पिता था समुद्रगुप्त का। ठीक है, जिनका जन्म लगभग मतलब कंफर्म नहीं है, माना जाता है कि इतना से 310 से 320 ईस्वी तक हुआ होगा। ठीक है, कंफर्म नहीं है इसलिए लगभग मैंने यहाँ पे लिख दिया है और ऐसे ही आप सबको भी लिखना है। ठीक है, इनके पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम तथा माता का नाम कुमार देवी था। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कुमारी देवी नहीं है, कुमार देवी ही है। ठीक है, कुमार देवी था। वैसे तो चंद्रगुप्त प्रथम के बहुत सारे पुत्र थे, परंतु उन्होंने समुद्रगुप्त का जो गुण और व्यक्तित्व और विचार के कारण अपना उत्तराधिकारी चुना। ठीक है, जिसके कारण अपने भाइयों के बीच मतभेद होने लगा और यह मतभेद चंद्रगुप्त प्रथम के मृत्यु के पश्चात समुद्रगुप्त तथा उनके भाइयों के बीच युद्ध देखा गया। ठीक है, देखिए इसका बोलने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे सीधा सीधी बता दिया गया है कि भाई समुद्रगुप्त का जन्म इतना से इतना के बीच में हुआ था। उनके पिताजी का नाम चंद्रगुप्त प्रथम था, उनकी माताजी का नाम कुमारी देवी था। चंद्रगुप्त प्रथम का तो बहुत सारे पुत्र थे, लेकिन जो समुद्रगुप्त था सबसे बढ़िया था एक तरह से माना जाए। गुण में उनका व्यक्तित्व भी बढ़िया था और राजपाट के मामले में भी वो बढ़िया थे, इसलिए उनको चंद्रगुप्त प्रथम ने उन्हें उत्तराधिकारी चुना था। और भाई अगर किसी भी भाई को उत्तराधिकारी चुन लिया जाता है तो उनके जो और भाई लोग होते हैं वो लोग को तो भाई जेलसी होगी। तो उसके वजह से वहाँ पे गृह युद्ध, एक तरह से घर में युद्ध छिड़ गया और युद्ध का मतलब एक तरह से भाई भाई में युद्ध हो गया। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा है। तो भाइयों में तो युद्ध हुआ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा तगड़ा युद्ध जो हुआ वो था उनका एक प्रतिद्वंदी, जो उसका एक और भाई था, काछा नाम था उसका भाई का। तो समुद्रगुप्त का एक भाई हुआ जो उसका प्रबल प्रतिद्वंदी था, जो काछा नाम था उसका। ठीक है, और समुद्रगुप्त ने शासन पाने के लिए काछा से युद्ध किया और उसको पराजित करके गुप्त वंश का राजा बना। ठीक है, यहाँ तक का स्टोरी ये था। उसके बाद और समुद्रगुप्त ने राजा बनने के बाद गुप्त वंश को पूरे भारत में फैलाया और गुप्त वंश के महान राजाओं में से एक बना। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने युद्ध में कभी भी पराजय का मुंह नहीं देखा था।
मतलब ऐसा उनके बारे में कहा जाता है कि कभी भी समुद्रगुप्त हारा नहीं था किसी भी युद्ध में, ठीक है। उसके बाद और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। आप सभी को पता है, अक्सर एक नंबर वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा था, इसलिए समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता था एक तरह से, ठीक। उसके बाद समुद्रगुप्त ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में रखा था। उसके बाद समुद्रगुप्त ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में रखा था और इतिहासकारों का कहना है कि समुद्रगुप्त का छवि अच्छे राजाओं की तरह देखा जाता है, क्योंकि वे एक दयालु राजा था और अपने जनता को सुना करता था। जनता का जो भी दुख होता था, दुख कष्ट पीड़ा, एक तरह से अच्छा राजा था, सबके बारे में सुनता था, उनके ऊपर विचार करता था, उस पर काम करता था, ठीक है। उनके बारे में यह भी मानना है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी भी था। अब सभी को पता है कि अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि वो एक संगीत प्रेमी था, क्योंकि इसका प्रूफ मिलता है सिक्कों में वो बीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं कि भाई समुद्रगुप्त जो है बीणा को पकड़ के बैठे हुए हैं अपने गद्दी पे, तो इसलिए यह माना जा सकता है कि वो संगीत प्रेमी थे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जो इसका मेन हेडिंग है, मेन जो हमें पूछा गया है वो देखेंगे। अभी तक हमने समुद्रगुप्त को एक टॉपिक बनाया था और उसके बारे में हमने उसका परिचय लिखा 1 से 1.5 से 2 पेज तक, ठीक है। उसके बाद हम जो मेन टॉपिक में आएंगे, तो मेन टॉपिक क्या है भाई, समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ। तो समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ में सबसे पहला जो आता है वो आता है आर्यवर्त का प्रथम अभियान। तो भाई आर्यवर्त का प्रथम अभियान क्या था, सबसे पहले मैं आर्यवर्त समझाता हूँ कि आर्यवर्त क्या था। तो आर्यवर्त जो है वो उत्तर भारत को कहा जाता था। उत्तर भारत जैसे कि हिमालय की तरफ, ठीक है, हिमालय उत्तर भारत में, जैसे कि अभी हमारा उत्तर भारत में ये क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तर में हो गया, पूरा उत्तर भारत में वो सब हो गया, ठीक है। तो उस टाइम जो है उत्तर भारत में आर्यवर्त जो है उस वहाँ पे 9 राज्य थे, जो 9 इम्पोर्टेंट राज्य थे। तो इसका उसने जो है एक अभियान चलाया था, आर्यवर्त का अभियान, जिस अभियान के दौरान उन्होंने 9 राज्य जो थे, 9 राज्य को उन्होंने हराया था और अपने अधीन कर लिया था। जो 9 राज्य थे सभी राजाओं को एक एक करके हराया और अपने उसको 9 राज्य को एक राज्य बना दिया और एक राज्य बना के उस पर शासन करने लगा। तो वही चीज़ यहाँ पे आप सबको लिखना है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त हमें यहाँ पे आप सबको वर्ड में बता देता हूँ, अभी मैंने समझा दिया है। यहाँ पे लिखा है कि जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम आर्यवर्त उत्तर भारत के 9 राज्यों को पराजित किया, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद आर्यवर्त अर्थात विंध्या तथा हिमालय के बीच की भूमि समुद्रगुप्त ने समस्त उत्तरी भारों के राजाओं को विजित करके एक छत्र राज्य की स्थापना की और आर्यवर्त में समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों ने उसे संपूर्ण गंगा घाटी के साथ साथ चमनवर्ती नदी के पूर्व से लेकर दक्षिण में एरण तक फैले हुए विशाल क्षेत्र का स्वामी बना दिया, ठीक है भाई। तो देखो ये क्या है कि वहाँ पे जो 9 राज्य थे उनको तो जीता ही जीता जो, और आर्यवर्त के बारे में यहाँ पे बताया है कि आर्यवर्त क्या था, आर्यवर्त अर्थात विंध्या तथा हिमालय के बीच की भूमि, ठीक है। उसके बाद समुद्रगुप्त ने समस्त उत्तरी भारों के राजाओं को विजित मतलब जीतना, उनको जीत करके एक छत्र राज्य की स्थापना की। मतलब एक छत्र मतलब 9 राज्य को मिला के एक राज्य बनाया और एक छत्र राज्य उसको बना के उसके बाद बना दिया, ठीक है, उसकी स्थापना किया। उसके बाद आर्यवर्त ने समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों ने, मतलब आर्यवर्त जो है, आर्यवर्त में समुद्रगुप्त का सैन्य अभियान, जो उसका सेना था, उनका अभियानों ने उसे संपूर्ण गंगा घाटी, मतलब गंगा घाटी के जो पूरे है ना, पूरा गंगा घाटी को, तथा जो गंगा घाटी कहाँ से कहाँ तक, चमनवर्ती नदी से पूर्व से लेकर दक्षिण के एरण तक फैले हुए विशाल क्षेत्र का स्वामी बनाया। जो जितना भी क्षेत्र था वहाँ पर उनकी सेना ने धावा बोला, उन पर हमला किया और विजय दिलाई, ठीक है। इस प्रकार पूरा आर्यवर्त का स्वामी बन गया समुद्रगुप्त, ठीक है। उसके बाद आर्यवर्त गुप्त साम्राज्य का हृदय स्थल था। जो आर्यवर्त एक तरह से 9 राज्य जो थे, उत्तर भारत के 9 राज्य, उन्हीं आर्यवर्त बोलते थे। मैंने क्यों आप सभी को बता दिया है। तो वही आर्यवर्त जो है गुप्त साम्राज्य का हृदय स्थल था। इसे सुरक्षित बनाने के लिए समुद्रगुप्त ने राज्य के चारों ओर एक घेरा बनाया ताकि कोई दुश्मन वहाँ पे आ ना सके। घेरा बनाया उसको सुरक्षित करने के लिए, ठीक है। तो घेरा जैसे कि विशाल दीवार बना सकता है, या फिर चारों तरफ जो है एक राज्य, छोटा छोटा राज्य बना दिया था और वहाँ पे बहुत सारे सेना अवेलेबल करवा दिए थे ताकि उनको सिक्योरिटी मिल सके, ठीक है। जैसे कि अभी हमारे
देश में बॉर्डर होते हैं उसी तरह वहाँ भी घेराबंदी करवाया था और बॉर्डर बनवाया था। ठीक, ये हो गया पहला उपलब्धि। ठीक, आगे हम देखेंगे दूसरा उपलब्धि। दूसरा में क्या है भाई, आठविक राज्यों पर विजय। जैसे पहले हमने 9 राज्य पे विजय कर लिया, 9 राज्य पे क्या था, आर्यवर्त का अभियान। ठीक है, तो वो हो गया। दूसरा है आठविक राज्य। आठविक राज्य से आपको समझ में आ रहा है कि 8 राज्य होंगे। आठविक दैट मीन्स 8 राज्य। तो जैसे वहाँ पे आर्यवर्त 9 राज्य था, यहाँ पे 8 राज्य है। ठीक है, हम इसके बारे में देखते हैं कि भाई उस समय 8 बड़े बड़े राज्य हुआ करते थे जिन्हें एक साथ आठविक राज्य कहा जाता था। ठीक, तो समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद, जैसे कि अभी उससे पहले हमने लिखा जो 9 राज्य को जीता, उसके बाद की कहानी है यहाँ पे। उसको जीतने के बाद जो है आठविक राज्य के राजाओं से युद्ध किया और विजय प्राप्त किया और सभी राज्यों को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया आठविक राज्यों पर विजय। आठविक राज्य क्या थे, उत्तर भारत के अलावा जो और थे वो दक्षिण में थे, वो हो गए आठविक राज्य। वहाँ 8 राज्य थे इम्पोर्टेंट, उनको हराया और फिर से अपने राज्य में मिला लिया। ठीक, तो हमने 2 पॉइंट देख लिया। पहला तो आर्यवर्त जिसमें 9 राज्य थे, उसके बाद दूसरा आठविक। ठीक है, तो इसमें 8 राज्य थे। 2 कारण आपको पूरा, मतलब 2 कारण नहीं है, 2 उपलब्धियाँ आप सबको पता चल गया। उसके बाद तीसरा उपलब्धि क्या था भाई, तो तीसरा उपलब्धि था विदेशी राज्यों से संबंध। समुद्रगुप्त एक बहुत ही अच्छा कूटनीतिज्ञ, बोले तो बहुत ही अच्छा राजा था, जो अपने विदेशों से, विदेशी जो राज्य थे उनसे भी संबंध अच्छे बना के रखना चाहता था। क्योंकि भाई अगर हम विदेशी देशों से संबंध अच्छा बनाएंगे तो हम अपने देश को सिक्योर ज़्यादा रख पाएंगे और ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। अगर हमारे देश, पड़ोसी देश ही अगर ख़राब है या फिर दुश्मन है तो भाई हम तो चैन से सो नहीं सकते हैं ना। इसलिए वो चाहता था कि हमारे विदेशी देश जो थे वो अच्छे से रहें हमारे साथ संबंध बना के। तो वो हो गया विदेशी देश राज्यों के साथ संबंध, अच्छा संबंध है। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे, तो भारत के सीमा के आसपास गुप्त साम्राज्य की सीमाओं से लगे कुछ विदेशी राज्य थे। ठीक है, जिसमें से समुद्रगुप्त की भारतीय विजयों की कीर्ति के बारे में जानकारी विदेशी राज्यों तक फैली हुई थी। तो जो भाई यहाँ पे 9 राज्य को पहले जीता, फिर 8 राज्य को जीता, तो ये बात जो है धीरे धीरे पूरा विदेश में फैल गया और उन्होंने वहाँ पे पता चल गया कि एक राजा है, बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही कुशल राजा है। उसके बारे में पूरा विदेशों में पता चल गया और जो विदेश के जो राजा थे ये बात सुन के वो भी उत्सुक हो गए समुद्रगुप्त से दोस्ती करने के लिए, उनसे संबंध बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए विदेशी राज्य के राजाओं ने समुद्रगुप्त से मित्रता करने की उत्सुकता जताई। ठीक, उसके बाद समुद्रगुप्त कूटनीतिज्ञ था, बहुत ही अच्छा कूटनीतिज्ञ था। वह भी विदेशों से अपनी संबंध बनाए रखना चाहता था, अच्छा संबंध बनाए रखना चाहता था। यहाँ पे अच्छा लिख दीजिएगा, अच्छा संबंध बनाए रखना चाहता था। इसलिए समुद्रगुप्त ने विदेशी राज्यों से भिन्न भिन्न शर्तों पर सेवा और सहयोग की संधियाँ की। भाई अलग अलग, मतलब हर जगह से जिस प्रकार से सेवा मिल सकता था, जिस प्रकार से साधन मिल सकता था, वैसा वैसा संधियाँ किया और उनसे संबंध बनाए। स्पेशल जो है समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के राजा, जो श्रीलंका का राजा उस टाइम मेघवर्ण था, उससे जो है समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के राजा मेघवर्ण से सदैव घनिष्ठ, मतलब अच्छा, ठीक है, घनिष्ठ मित्रता रखी तथा उनको सुरक्षा एवं मदद के आश्वासन दिए। ठीक है, तथा बौद्ध गया में श्रीलंका को बौद्ध विहार बनाने का अनुमति दिया। ठीक है, इस प्रकार उसके अपने पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध बनाए। ठीक है, देखिए मैंने जैसे कि बताया कि अच्छे से अगर पड़ोसी राज्य हमारे साथ अच्छे से संबंध रखेंगे तो हम चैन से सो पाएंगे और अच्छा भी महसूस होता है और कंफर्टेबल रहते हैं। उसी तरह वो भी उस टाइम सोचता था कि भाई हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारा अच्छा संबंध रहेगा तो हम सिक्योर रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद जो अगला है वो है अश्वमेध यज्ञ। 3 हो गया हमारा, 9 राज्य जो आर्यवर्त था, 8 राज्य आठविक, और तीसरा जो विदेशी संबंध। इम्पोर्टेंट जो है वही मैं बताता हूँ आप सभी को, मतलब जो याद भी हो जाए और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक, उसके बाद चौथा है अश्वमेध यज्ञ। भाई इतने सारे युद्ध जीत लिए तो अब उस टाइम अश्वमेध, आप सभी को पता होगा, आप सबने अगर रामायण देखा है तो आप सबको पता होगा, नहीं देखा है तो मैं बताता हूँ। अश्वमेध यज्ञ इसलिए कराया जाता था कि एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था यज्ञ के दौरान, और उसका बात ये होता था कि अगर जो भी घोड़ा पकड़ेगा तो वो उस राजा के विरुद्ध उसको युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है,
तो ऐसा होता था। तो यशोमेघ यज्ञ उसने करवाया था, समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों के बाद, सब जीत लिया था उसके बाद करवाया था। समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों के बाद यशोमेघ यज्ञ किया, जिसका जो बोले तो परिणाम, मतलब सॉरी परिणाम नहीं, जिसका साक्ष्य, एक तरह से साक्ष्य कि भाई हमें कहाँ मिलता है, तो सिक्कों और अभिलेखों में मिलता है उसके बारे में कि हाँ उन्होंने एक यशोमेघ यज्ञ करवाया था। तो समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों के बाद यशोमेघ यज्ञ करवाया था। तो ये हो गया उसकी उपलब्धियाँ। पहले तो समुद्रगुप्त के बारे में, उसके बाद फिर जो उपलब्धियाँ मैंने 4 बताया वो लिखना है। उसके बाद अभी तक अगर आपका 6 पेज नहीं हुआ तो देखिए भाई, लिखने का भी तरीका होता है। आप ऐसे मत लिखते जाइएगा कि जो मैंने यहाँ अभी तक बताया वो 2 पेज या 3 पेज में हटा दो। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने का प्रयास करना है और ऐसा लिखना है कि 6 से 7 पेज हो जाए, और जितना अपने आप से बना के लिख सकूँ उतना लिख दो। नहीं लिखोगे तो फिर भाई बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि तुमने कितने सटीक लिखा है, वहाँ पे मैटर करता है कि तुमने कितना ज़्यादा लिखा है। ठीक है, ये मैंने मतलब एक्सपीरियंस है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि ऐसा ही नंबर आप सबको मिलता है। ज़्यादा आप पूरा फुल लिख के आओगे तो ज़्यादा नंबर आप सबको मिलता है। ठीक, उसके बाद अब लास्ट जो है, हमेशा निष्कर्ष लिखना चाहिए। आपने 4 से 5 पेज लिख लिया, उसके बाद 4 से 5 पेज, अब 1 पेज और लिखना चाहें तो आप निष्कर्ष, एक टॉपिक हेडिंग डालिए, निष्कर्ष लिख के उसके बाद जो आपने अभी तक लिखा, समुद्रगुप्त से लेके समुद्रगुप्त की उपलब्धियां तक सारे लिख दो। ठीक है, समुद्रगुप्त, उसके बाद समुद्रगुप्त की उपलब्धियां, मतलब लिखना, टॉपिक हेडिंग नहीं डालना है, ठीक ना, बस लिखते जाना है कि समुद्रगुप्त ये था, समुद्रगुप्त का जन्म यहाँ हुआ था, इतना टाइम में हुआ था, उसका पिता ये था, उसने अपने भाइयों से युद्ध करके जीता और फिर राजा बना। राजा बनने के बाद उसने 9 राज्य को हराया, फिर 8वें राज्य को हराया, फिर उसने धीरे धीरे अपने विदेश के जो संबंध अच्छे किए और फिर यशोमेघ करवाया। इस तरह करके आप 1 पेज लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप 5 से 6 पेज आराम से लिख लोगे। ठीक है, ये था, इनफ है भाई इतना। इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो समझ में भी नहीं आएगा मेरे ख्याल से। और मैंने जहाँ तक आप सबके लिए बहुत ही पर्याप्त प्रयास करके यहाँ तक ये नोट्स बनवाए। और कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, एंड अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और कोई टॉपिक आप सबको अगर लगे कि हमें नहीं समझ में आ रहा है तो आप टॉपिक ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।